हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। प्यारे बच्चों, साथ ही ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, लेकर आई हूं आज आपके लिए पाठ 5। जी हाँ, आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक किसलय का पाठ है 5 और हम करेंगे इस पाठ का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। नाम है हुंडरू का जलप्रपात, लिखा है कामता प्रकाश सिंह ने। ठीक है, अब कामता प्रसाद सिंह ने हुंडरू का जलप्रपात में क्या बताया है, तो सबसे पहले हम चलेंगे लेखक परिचय की ओर। आपको बता दूं मैं कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का जो वीडियो रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए इसको अवश्य देखा करो। लेखक परिचय, साथ ही साथ पाठ का सार, उसकी कंप्लीट रूप से अच्छे से व्याख्या और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया जाता है। तो आइए चलते हैं लेखक जीवन परिचय की ओर। नाम कामता प्रसाद सिंह, काम, जन्म 1916, जन्म स्थान कहां पर हुआ, भवानीपुर गांव, औरंगाबाद, बिहार। भैया एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, बिहार उत्तर प्रदेश में हिंदी साहित्य में बहुत योगदान रहा है बिहार का और उत्तर प्रदेश का। तो हम नतमस्तक हैं आप सभी के, बिल्कुल, क्योंकि आप भी बिहार के ही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पर हमारी बहुत सारी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि आप इतनी ऊंचाइयों तक जाएंगे कि हमारा नाम रोशन करेंगे। और साथ ही साथ अब ये तो पता ही है, दुनिया गोल है, हो सकता है कभी ना कभी हम एक दूसरे से मिल जाएं, और मिलेंगे तो वो पल, वो समय एक ऐसा कि अविस्मरणीय हो जाएगा, जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो मैं चाहती हूं मेरे बच्चे, जैसे आप जब बड़े हो जाओगे और हम थोड़े बुढ़े हो जाएंगे मान लीजिए कभी देखा किसी ने किसी को, अब मैं आपको तो नहीं पहचान पाऊंगी लेकिन आप तो मुझे पहचान जाएंगे ना, तो आप कह सकते हैं क्या आप लाली मैडम हैं, फिर मैं कहूंगी कैसे पहचाना बेटा, फिर आप बताइएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से ये वो हमारी जो बातें हैं उनको शेयर कीजिएगा। और आप जब उस मुकाम पर होंगे तो सच में गर्व से मैं फूली नहीं समाऊंगी, खुशी से मैं फूली नहीं समाऊंगी। तो यही वो ऐसा राज्य है, ऐसा स्थान है जहां पर हिंदी साहित्य को बहुत अधिक योगदान मिला है। भाषा है हिंदी भाषा, विषय गद्य, पद्य, नाटक तथा उपन्यास, विधाएं कहानी, निबंध, व्यंग्य। मुख्य कृतियां, मैं छोटा नागपुर में हूं, घर, गांव और देहात, घुमक्कड़ की डायरी, और मृत्यु हुई उनकी 1963 में। जन्म कब हुआ, 1916 से 1963। किसका, कामता प्रसाद सिंह काम का जन्म हुआ 1916 में, मृत्यु हुई 1963 में। बस इतना कर देना, एक को भूल जाना, यहां पर 3 लगा देना, तो जन्म और मृत्यु की तिथि आसान हो जाएगी। 1916 से 1963, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हुंडरू का प्रपात है, अच्छा एक और बात मैं आपसे पूछूं, क्या आपने हुंडरू का जलप्रपात देखा है? अरे यहां नहीं कह रही हूं मैं, क्या आप वहां पर घूमने गए हैं? किसी को पता है ये कहां है, भारत के किस कोने में है, भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां इतना सुंदर जलप्रपात बहता है, इतना सुंदर है कि देखते ही रह जाओ, ऐसा लगता है कि संपूर्ण सुख यहीं पर है। इतना प्यारा, इतना सुंदर, ऐसा मौसम कि बस देखते ही रह जाएं, देखते ही रह जाओ। ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल उसके नजदीक खड़ी हूं। और लेखक ने यह भी बताया कि किस तरह जब उसकी आवाज आती है ना, झरनों की, गिरते हुए झरनों की, तो ऐसा लगता है जैसे कई हाथी एक साथ चिंगाड़ रहे हों, ट्रेन के इंजनों की आवाज आ रही हो, एरोप्लेन्स चल पड़े हों, हेलीकॉप्टर्स चल पड़े हो, इतनी भयंकर आवाज। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई अंधा भी सुनकर अनुमान लगा सकता है कि ये कितना बड़ा और कितना विशाल जलप्रपात होगा, और जो सुन नहीं पाते वो देखकर इसकी आवाज का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हुंडरू का जलप्रपात एक ऐसा स्थान जहां पर जाए बिना हमें नहीं रहना चाहिए, अर्थात हमें जरूर जाना चाहिए। तो बताइए कब जाने वाले हैं आप? क्या आप अपनी छुट्टियों में हुंडरू के जलप्रपात को देखने जाने वाले हैं? क्या वहां के मौसम का आनंद उठाने वाले हैं?
जाइएगा जरूर, कोशिश करेंगे हम भी कि हम भी जाएं रांची। ओके, बताती हूं कहां है। इस पाठ में सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में, अब मैं आपको बता दूं कि गद्य साहित्य की ये जो विधा है वो है यात्रा वृत्तांत। निबंध होते हैं, ठीक है, निबंध होते हैं, कहानी होती हैं, पटकथाएं होती हैं, नाटक होते हैं, उपन्यास होते हैं। तो ये जो विधा है वो है यात्रा वृत्तांत, क्योंकि लेखक कामता प्रसाद जी ने अपनी यात्रा के दौरान इसकी रचना की। सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का ही वर्णन किया जाता है। यदि हम सामान्य रूप से बात करें तो यात्रा वृत्तांत में केवल बात की जाती है उन स्थानों की जो पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण हो, जो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हो, उन्हीं की बात की जाती है यात्रा वृत्तांतों में। लेकिन अब आप बताइए कि जो हुंडरू का जलप्रपात, जहां पर लेखक स्वयं गए थे और उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, क्या ये कोई तीर्थ स्थल है? नहीं। ओके, क्या ये कोई सांस्कृतिक धरोहर है? ये तो भाई पता करना पड़ेगा। देखो, हुंडरू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। यस, जो सामान्य रूप से यात्रा वृत्तांत की जो पहचान होती है, या तो पारंपरिक उसमें वर्णन हो या सांस्कृतिक वर्णन हो, तो हुंडरू के जलप्रपात में भी आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने का यात्रा वृत्तांत है। आपसे कोई पूछे हुंडरू का जलप्रपात क्या है यार, बताओ ना, क्या तुमने पढ़ा ये पाठ? तुम कहते ना हाँ मैंने मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ा है, लाली मैडम ने पढ़ाया है। भाई, हुंडरू का जलप्रपात जो है आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। क्या है? नहीं समझेगा। आदिवासी शब्द सुना है? कहेगा हाँ। संस्कृति शब्द सुना है? हाँ। तो जो आदिवासी संस्कृति है ना, उसी की विशेषताओं को उभारने या उसी की विशेषताओं के बारे में जानकारी देने वाला जलप्रपात है। अच्छा, अब आई समझ में बात? बहुत बढ़िया। कहेगा अरे वाह यार, तुमने तो बड़े अच्छे से पढ़ा है। तो इसलिए कहती हूं कि अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दिया करो, ताकि वे भी पढ़ लें, वे भी देख लें, वे भी जान लें। क्योंकि ये जो आज हम पढ़ रहे हैं मात्र आपकी कक्षा 8वीं तक सीमित नहीं है बेटा, ये आपको आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत बहुत लाभकारी हैं। क्योंकि ये तो सामान्य ज्ञान की बातें हैं, जनरल नॉलेज की बातें हैं। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे इस तरह से पूछ लिया जाता है, कितनी ऊंचाई पर है, कहाँ है, कितने किलोमीटर है, कितने मील की दूरी पर है, कहाँ स्थित है। तो ये जो बातें हैं उनको आप सिर्फ विषय तक सीमित मत समझिए, कक्षा 8वीं तक सीमित मत समझिए। इनका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। तो हुंडरू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अब्रक और कोयला खदानों का भी वर्णन है। यदि हम बात करें कि यहाँ के जो पहाड़ हैं, नदी हैं और जंगल हैं, कहाँ के? हाँ, यहाँ के जो पहाड़, नदी और जंगल की सुंदरता तो इतनी अलौकिक है कि बस देखते ही रह जाओ। साथ ही साथ इस इलाके में क्या क्या मिलता है? यहाँ पर आसानी से उपलब्ध होता है, बिल्कुल, क्या? अब्रक और कोयला। यानी प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जिजीविषा और श्रम की महत्ता का संयोजन है। ये हुंडरू का जो जलप्रपात है वो मनुष्य की जिजीविषा अर्थात मनुष्य की जो जीने की इच्छा है और उसकी काम करने का जो महत्व है, उन दोनों का संयोजन है, मिला जुला रूप है। क्या बात है! जहां पर मनुष्य अपने खुश होकर जीना चाहता है। जिजीविषा मतलब क्या? जीने की इच्छा। और जिनके मन में जीने की इच्छा रहती है वो सदैव खुशी खुशी अपने कर्म पथ आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। पाठ में बहुलवादी संस्कृति अर्थात सामासिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों की विशिष्टता के उद्घाटन से पाठ रोचक बन गया है। इतना रोचक कि क्या बात है। अब देखो,
ये संभवतः आप कभी ना कभी भविष्य में ये अवश्य देखेंगे। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा या फिर स्वर्ग का एक टुकड़ा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? स्वर्ग क्या? सुंदर। स्वर्ग अर्थात सुंदर। तो आपने वो गीत वीत भी सुने होंगे, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। स्वर्ग मतलब वाओ, यहाँ तो स्वर्ग जैसा आराम है, यहाँ तो स्वर्ग जैसी सुंदरता है। स्वर्ग को सबसे सुंदर माना जाता है। तो स्वर्ग का टुकड़ा किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर को। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी ऊबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तो जमीन में हरियाली है, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी ऊबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बल खाती बह रही हैं, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। अब हमें यह देखना है कि बात कहाँ की बात हो रही है भैया? ये छोटा नागपुर की बात हो रही है। यदि अभी मैं पूछ लूं कि बताइए हुंडरू का जलप्रपात या हुंडरू के जलप्रपात की विशेषता क्या है, किससे संबंधित है? कौन जवाब देगा? है क्या कोई बच्चा बता सकता है कि वो आदिवासी संस्कृति की विशिष्टताओं को उभारने वाला है? बिल्कुल। तो याद रखिए, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्थान की जिसने जन जन के मन को छुआ है, जिसने जन जन के मन को मोह लिया है। छोटा नागपुर एक स्वर्ग का टुकड़ा। पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी ऊबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बलखाती बह रही हैं, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवर को शरण दी है। बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यय करना पड़ा है। अर्थात वहां के जो रास्ते हैं, वहां के जो सड़कें हैं, और क्या है? तीव्र धारा, नदियां ऐसा लगता है जैसे बल खाती बह रही हो। बल खाती मतलब बिल्कुल इस तरह से आराम से अपने वेग में बह रही हो, उन्हें किसी का डर नहीं, कोई संकोच नहीं, अपना रास्ता तो स्वयं बनाती है नदियां। तो तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बल खाती बह रही हैं, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है। जहां से उनको जाना है वहां से जाएंगी। किसी में है दम जो उनके रास्ते को रोक कर दिखाए? किसी में नहीं है। और पर्वतों का अंतर भी फोड़ा है, पर्वतों को फोड़ते हुए, चट्टानों को चीरते हुए, ठीक है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों, लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है। और जंगल इतना घना कि ऐसा लगता है कि जंगल की तरफ देखने में ही भय लगता है, इतना घना। वहां के झाड़ी झुरमुट, कहीं से भी कुछ भी आर पार नजर नहीं आता, इतने घने झाड़ी हैं, इतने घने झुरमुट हैं। पेड़ पौधे लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है। आबाद रहें मिलने वाले, अर्थात आबाद है मतलब पूरी तरह से जंगल जंगल है, सिर्फ नाम का जंगल नहीं है। जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दी है, अर्थात पेड़ पौधे जीव जंतु, कंप्लीटली यदि हम कहें कि जंगल ये है, इसे कहते हैं जहां पर एक दूसरे को, मतलब इंसान देखने से भी भयभीत हो जाए। जंगली जानवर हैं, अनगिनत कितने हैं, कोई आज तक गया नहीं है वहां के जानवरों को काउंट करने या वहां का जायजा लेने, ठीक है। बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा है। जो सड़कें हैं वो ऐसी हैं बेहतरीन तरीके से, जिनको जो भी ठेके लिए जाते हैं, जैसे ठेकेदार लेते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक का काम किया जाए, तो उनको भी कम मेहनत करनी पड़ी है, कम खर्च भी हुआ है, अच्छी सड़कें हैं। ज़मीन सही है तो सड़कें आसानी से बन जाती हैं। ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, किसी घाटी को तोड़ना है फिर समतल करना है तो काफ़ी खर्च होता है। व्यय मीन्स खर्च। इसलिए यहाँ पर जो ज़मीन है वो ठीक ठाक है, तो सड़कों का निर्माण करने में अधिक व्यय नहीं हुआ। सांप की तरह भागी जा रही हैं सड़कें, सांप की तरह भागी जा रही हैं, और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं।
अब सड़कें सांप की तरह भाग रही हैं, कुछ सवारियां, कुछ पैदल, कुछ द्रुतगामियां अपने अंदाज में बस अपनी चाल में चले जा रहे हैं। और उस जगह या वो जो ऐसा स्थान है जहां पर देख के ही सबको ऐसा लगता है कि क्या, वाह क्या बात है, अनायास ही हमारे मुंह से निकल उठता है कि वाह क्या बात है, यहां तो जरूर आना है। एक बार यदि कोई यहां पहुंच गया, हुंडरू के जलप्रपात के दर्शन किसी ने कर लिए, उसको ऐसा लगेगा कि पिछला, पास्ट, भविष्य कुछ नहीं है, जो है बस यही है। और दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। ऐसा महसूस होगा कि बस यही सब कुछ है, अब तो हमें रुकना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है। आदिवासी आप जानते हो बेटा, जो अपनी संस्कृति से, लोगों का अपने जीवन से, जैसे आदिवासी, आदि मानव किस तरह से रहता था, ये आप भी भली भांति जानते हैं कि आदि मानव पहले जंगलों में रहता था। ठीक है, कच्चा मांस खाता था, पेड़ पौधों की छाल या पत्ते मत्ते से अपने आप को ढकता था। धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, फिर आग, पत्थरों के टकराने से चिंगारी हुई, फिर उस आग में मांस गिरा, उसने खाकर देखा, अरे वाह ये तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। फिर उसने आग में पकाना सीखा, सुई धागे का आविष्कार हुआ, कपड़े हुए, परिधान हुए, और अब आपको पता ही है। तो आदिवासी अर्थात इनमें भील जाति रहती है, गोंड जाति रहती है, ठीक है, बहुत सी जातियां रहती हैं जो आज भी अपनी संस्कृति में पूरी तरह से रमे बसे हुए हैं। ठीक, तो ये धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौली खेल रहे हैं। बरसात होगी क्या, पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा? कभी लगता है पानी बरसने वाला है, कभी लगता है नहीं है, लेकिन फिर भी आदिवासी जो लोग हैं वो अपने नृत्य में झूम रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। पानी बरसे तब भी झूमेंगे, नहीं बरसे तब भी झूमेंगे। ऐसा नहीं अरे भाई पानी है, चलो चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है। हर एक व्यक्ति प्रेम भरा गीत गा रहा है। मादक मतलब प्रेम और अनुराग में डूबा हुआ है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार है। एक तरफ आदिवासियों के नृत्य चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं, बादलों की गड़गड़ाहट है, तो चिड़ियों की चहचहाहट है, पक्षी तरह तरह से गूंज रहे हैं उनकी आवाजें, और साथ ही साथ हर एक जन, हर एक प्राणी प्रफुल्लित है कि ना केवल मनुष्य अपितु जन, जीवन, वन्य प्राणी, पशु, पक्षी सभी प्रफुल्लित हैं, सभी प्रसन्न हैं, क्योंकि ये अंदाजा, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि चारों तरफ से चहचहाने की आवाजें, कोयल की कुहू कुहू सुनाई दे रही है, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, वहीं पर आदिवासी जो हैं वो नृत्य कर रहे हैं, मनोहर सुंदर से गीत गा रहे हैं। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, मन को हरने वाला, मन को मोहने वाला वातावरण, बस ऐसा लगता है कि यहीं ठहर जाएं। हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि भी बिखेरती है। अब यदि मान लो बहुत तेज आंधी आए, क्या होगा? हमें बहुत अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यदि हवा मंद मंद चले तो यहाँ वहाँ जहाँ फूलों की खुशबू होगी वो हवा में चारों तरफ बिखर जाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दो पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने कहा है, फागुन के महीने का अर्थात वसंत ऋतु का वर्णन किया है कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अर्थात जो सुंदरता है वो समा नहीं रही है, अनलिमिटेड, असीमित, कि कवि चाह कर भी अपनी आंख वहां से नहीं हटा पाते। यही है माहौल कि धीरे धीरे जब हवा चल रही है तो फूलों की सुगंध चारों तरफ वातावरण को महका रही है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियां कल कल छल छल स्वर में बहती हैं तो किनारे पर के रहने वालों को अमृत बांटती जाती हैं। झरने सतत झर झर कर आंखों को तरी तथा नमी
कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। इतना सुंदर माहौल, इतना प्यारा माहौल, भला कौन वहां जाना नहीं चाहेगा? भला कौन अपने हृदय को सुकून पाना नहीं चाहेगा? अर्थात हर एक व्यक्ति यहाँ जाना चाहेगा, और जो वहां पहुंच गया बस हाँ वहीं पर चैन की सांस लेकर रुकना चाहेगा। खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल, फुनगियों पर नाचती तितलियां, फल भार से झुके जा रहे हैं। अर्थात जो पेड़ है ना, पेड़ों पर जो फल लगे हैं वो इतने अधिक कि उनकी डालियां अपने आप ही झुक रही हैं। इतने सुंदर सुंदर फल, और जब जो वृक्ष होते हैं जिनमें फल अधिक रहते हैं उनकी डालियां झुक जाती हैं। यहाँ एक और संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति गुणवान होते हैं, जो दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, वो हमेशा विनम्र रहते हैं, वो हमेशा झुके रहते हैं। एक और पृथ्वी अपने कोष को खानों में कोयला, अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियां, फल भार से झुके जा रहे हैं पेड़, शोभा संपन्न अवर्णनीय घाटियां जिनका वर्णन करना भी मुश्किल है, इतना सुंदर, सुषमा की दर्शनीय नदियां, हरितिमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह है छोटा नागपुर, स्वर्ग का एक टुकड़ा। यही है वो, याद रखिएगा। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है, और एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अबरक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही हैं, तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं। शालिग्राम सुना है? शालिग्राम, जब तुलसी विवाह होता है, एक तारीख, एक तिथि होती है तुलसी विवाह, तुलसी के साथ विवाह किया जाता है शालिग्राम का। और शालिग्राम कुछ नहीं, एक सफेद या श्वेत पत्थर। क्या है शालिग्राम के पीछे की कथा? क्या कोई बताएगा? बताओ। एक तो तुम लोग बोलते नहीं हो ना, गुस्सा दिलाते हो मुझे। कितनी बार कहा है कि कमेंट किया करो मेरे बच्चों, कमेंट करो। अपनी जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो भी बताओ, नहीं आ रहा है वो भी बताओ। मैं हूं ना आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए। अच्छा, प्रश्न फिर मैं कह रही हूं, शालिग्राम क्या है या शालिग्राम कौन थे? क्या है इसके पीछे की कथा, मुझे बताइएगा। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देख रहे हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, ना केवल एक बल्कि कई दर्शनीय झरने हैं, कई दर्शनीय झरने। पर कहते ना, अरे भैया हर जगह मौसम ऐसा सुहाना, लेकिन सबसे सुंदर यदि स्थान आपको देखना है तो चलिए मेरे साथ। कहां? हुंडरू का झरना निराला है, ऐसा निराला, ऐसा अनोखा, इतना अद्भुत कि बस यही है सबसे सुंदर। छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, देखने योग्य झरने हैं, लेकिन उनमें हुंडरू का झरना सबसे निराला है, सबसे मस्त, सबसे सुंदर। अब लेखक बता रहे हैं कि जब मैं रांची गया, अब वो बताएंगे रांची से कितने मील दूर पर हुंडरू का जलप्रपात है, कैसे वहां पर जाना चाहिए, पूरा अच्छे से बताएंगे, ताकि हम यदि जब जाना चाहें ना तो इस मैप को याद रखें और पहुंच जाएं हुंडरू के जलप्रपात को देखने। तो जब लेखक रांची गए तो अब भैया जब भी वो रांची जाते हैं तो हुंडरू देखने तो जरूर जाएंगे, क्योंकि रांची जाना मतलब हुंडरू का जलप्रपात देखना है। यदि रांची गए और हुंडरू का जलप्रपात नहीं देखा तो फिर क्या देखा तुमने। इसलिए जब भी जो रांची जाना चाहेगा तब उसे हुंडरू का जलप्रपात भी देखने जाना होगा। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना है सच में जिसने मेरे मन पूरी तरह से मोह लिया है, मेरे मन को, मेरे प्राणों पर जैसे जादू कर दिया है, जैसे मैं अपने वश में खुद
नहीं रह पाया हूं, उसने मेरे मन को हर लिया है। जिसकी स्मृति भूलती ही नहीं, अर्थात स्मृति से वो कभी विस्मृत नहीं होता। स्मृति अर्थात क्या होता है बेटा? स्मृति का अर्थ होता है यादें, और विस्मृत मीन्स विस्मृत अर्थात भूलना। ठीक है, तो कई ऐसी घटनाएं होती हैं, कई ऐसे स्थान, कई तो नहीं, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो हम भुलाए से भी नहीं भूल सकते। तो लेखक ने कहा है कि जो हुंड्रू का जलप्रपात है वो ऐसा है जो कभी भी मेरे मन और मस्तिष्क से भूला नहीं जा सकता, अर्थात मैं उसको कभी भूल ही नहीं सकता। ठीक है, यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती ही नहीं, स्मृति हमेशा उसको याद रखती है। हाँ, यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं कभी अघाता नहीं। अघाता समझते हो? शब्द सुना है अघाता? कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई फेवरेट चीज है, खाने वाली बहुत अच्छी चीज, बताओ जल्दी जल्दी बताओ कौन किसको क्या अच्छा लगता है सबसे अच्छा। मैं बताऊं? ढोकले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब आप कहोगे ढोकले? हाँ हाँ हाँ, ढोकले, ढोकले मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसकी चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं कितना भी खाऊं मैं अघाती ही नहीं हूं। अब समझ में आया अघाता मतलब? मेरा कभी पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। आप बताइएगा आपकी कौन सी डिश बहुत फेवरेट है, कौन सी चीज को आप खाना चाहते हैं, खाते ही रह जाना चाहते हैं, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, बताना जरूर। और क्या है आपको? दाल बाटी। दाल बाटी वो भी कंडे में सिकी हुई। जब गांव जाते हैं ना, ओवन वाली नहीं, जब कंडे में सेकते हैं बाटियां और बेहतरीन तरीके से उसमें देसी घी, आहा हा, मजा आ जाता है। ठीक है, और उसकी चूरमा, उसके लड्डू का मतलब बाटियों का चूरमा भी तो बनता है, गुड़ और घी बहुत कुछ डालकर, मजा आ जाता है। मुझे बताइए जल्दी क्या क्या खाना आपको पसंद है? खाना तो सबको पसंद है, लेकिन सबसे पसंदीदा कौन सी डिश है आपकी, बताना। तो जो हमारी पसंदीदा खाने की चीज होती है और हम उसको कितना भी खाएं मन नहीं भरता, अर्थात अघाते नहीं है। तो लेखक ने क्या कहा कि हुंडरू के बारे में लिखते हुए वे कभी अघाते ही नहीं है, हुंडरू के बारे में सोचते हुए वे कभी अघाते ही नहीं है, अर्थात उनका मन कभी नहीं भरता, कभी बोर नहीं होते, कभी ऊबते नहीं है। अब समझ में आया? अघाता अर्थात कभी भी मैं ऊबता नहीं, कभी भी मैं बोर नहीं होता। ठीक है, कभी भी बोर नहीं होता या फिर अघाता नहीं होता। एक शब्द है, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। अब हम कैसे जाएंगे? लेखक के साथ चलना होगा कि कहाँ है। अब हम लेखक से पूछ रहे हैं कि कामता प्रसाद जी बताइए ना कि हुंडरू के जलप्रपात कैसे जाएंगे, कहाँ का रास्ता है। अब लेखक बता रहे हैं कि जब हम रांची पहुंच गए तो रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद, मान लो अब हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, हम पहुंच गए रांची। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं वो कि रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद हम रांची से पहुंचे, इधर जाएं कि इधर जाएं? इधर। हम रांची से पहुंचे, चले गए चले गए चले गए, कितना पहुंच गए? 14 मील। मील मतलब समझते हो? एक मील में लगभग 1.5 किलोमीटर शामिल होता है, तो 14 मतलब 20-21 किलोमीटर समझ लीजिए आप। हम जब पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है, अब यहां से एक और सड़क मिल गई हमें, तो वो कितनी है? उसी से हम हुंडरू पहुंचते हैं, ये है 13 मील। ठीक है, अब यहां पर पुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है और ये रांची से हुंडरू 27 मील है। यदि देखा जाए टोटल तो रांची से हुंडरू जो है वो 27 मील है, इतना आप समझ ले। यदि आपसे कोई पूछे कि रांची से हुंडरू कितने मील की दूरी पर है, तो आप कह दीजिएगा कि रांची से हुंडरू 27 मील दूर है। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। यदि ऐसे जाएंगे, अच्छा डायरेक्ट नहीं है उसके लिए रास्ता, उसके लिए ऐसे ही जाएंगे, पहले 14 मील जाएंगे फिर 13 मील जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट उसके लिए कोई सड़क नहीं है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो ये स्थान रखो आप याद, रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद। अच्छा एक काम करते हैं अपन, यदि हम कहें यहाँ है रांची, ठीक है, हम गए 14 मील, फिर हम गए 13 मील, और यहाँ है क्या है? हुंडरू। ठीक है, हुंडरू।
और इसकी दूरी है 27 मील। यहां से डायरेक्ट सड़क बिल्कुल नहीं है, तो जाना पड़ेगा हमें यहां से और यहां से। ठीक, यहां से ही जाना पड़ेगा हमें, यही है पहुंचने की। महात्मा गांधी जी की बात आई है इसमें। क्या आया है, क्या कहा है गांधी जी ने? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहरकर टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखलाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता है। अब जब रांची से चलने वाले मुसाफिर झरना पहुंचने तक ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहरकर टहलने की इच्छा होती है, और जंगल भी ऐसे खतरनाक कि जिनकी विभीषिका मतलब भयंकरता। ठीक है, भयंकरता से शायद बाघ भी डर जाए। हाँ, इतना खतरनाक माहौल, अर्थात ऐसे घने जंगल की बाघ भी डर जाए। अब सोच लो आप कैसे जंगल होंगे। और बाघ को भी डर लगता है, और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी, बीच बीच में पहाड़ियां हैं, फिर झाड़ियां हैं, ऐसा ऐसा रास्ता है, सब दर्शनीय, सब वर्णनीय। वाह, ऐसा लगता है हर एक स्थान को देखते ही रहो, बस उसके बारे में देखते रह जाओ। चूंकि महीना अगस्त का था, इसीलिए धान की क्यारी भी न्यारी हरियाली थी। बल खाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीरकर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़ियां जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे हैं। हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। समझ रहे हो आप कि हवा भी जब चलती है तो ऐसा चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, एक दूसरे से वृक्ष आपस में सलाह ले रहे हो, एक दूसरे की राय के बाद ही उसमें थिरकन आ रही हो। तो वहां का जो मौसम है इतना प्यारा है कि हर एक पल को बस अपने भीतर समा लो, ऐसा महसूस होता है। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति। अब देखो, छोटा नागपुर आदिवासी संस्कृति कह सकते हैं हम, बिल्कुल आदिवासी संस्कृति। आदिवासी संस्कृति, छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है। मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हों। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां का जो मौसम है। अब पहले आप ये देखो कि उनकी जो सादगी है, साथ ही साथ गरीबी, वहां का रहन सहन 100% कला बसती है। वहां के रहन सहन में पूरी तरह से उनको देखकर एक अनोखी संस्कृति, एक अनोखी सभ्यता, एक अनोखे रहन सहन का पता चलता है। मार्ग यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हों। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया, प्रकृति को प्रणाम किया कि हे मां प्रकृति, तेरी लीला अनुपम है, तेरी लीला अनोखी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको शत शत नमन। धरती आकाश वृक्ष लताएं फूल झाड़ियां पत्तियां जड़ फुनगी सबको कोटि कोटि नमन है। हवा पानी जल वायु पृथ्वी आकाश अग्नि, ये जो पंच तत्व हैं, सबको मेरा कोटि कोटि नमन, क्योंकि इन्हीं से निर्मित है मेरा शरीर।
आपको पता है ना कि हमारा जो मनुष्य शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना है बेटा। मनुष्य शरीर कैसे बना है? पंच तत्वों से मिलकर। एक शक्तिमान धारावाहिक आता था, किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो। वो बहुत पहले आता था जब हम छोटे थे। आता था शक्तिमान शक्तिमान, ऐसा आता था, ये आत्म शक्ति है दुनिया बदल सकती है, शोलों से जल सकती है, ऐसा कुछ था। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाता वो शक्तिमान। अर्थात जब मनुष्य को अपनी शक्तियों का आभास हो जाता है तो वो शक्तिमान बन जाता है। हमारा जो मनुष्य शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से मिलकर? 5 तत्व। कौन कौन से? पृथ्वी, ठीक है, आकाश, और पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, अग्नि। ठीक है, इनको थोड़ा सा हम कलरफुल कर दें ताकि आप अच्छे से देख सकें। कैसे दिखाई देंगे बेटा आपको? ये आपको दिखाई देंगे, हमने आकाश को इस तरह से कर दिया है। ठीक, हम पृथ्वी को, पृथ्वी कैसी होती है? थोड़ी भूरी भूरी, तो हम पृथ्वी को कर देते हैं ऐसा। ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब जल कैसा है? तो जल तो भाई नीले कलर का होता है। कौन से नीले कलर का? ऐसे लाइट। ये हो गया हमारा जल। आहा, मजा आ गया। वायु कैसी रहती है? वायु तो, वायु का कोई रंग रहता है क्या? नहीं रहता, फिर भी हमें बनाना पड़ेगा। अग्नि कैसी रहती है? दहकती हुई लाल। तो अग्नि को हमने कर दिया लाल। ठीक है, अग्नि हो गई लाल, और उसके साथ साथ अब बचा हमारा वायु। तो वायु को हम ऐसा कलर दे देते हैं जो आपको दिखाई भी दे। ठीक है, ये अब ये जो हमारा मनुष्य शरीर है, ठीक, हमारा मनुष्य शरीर कैसे बना है बच्चों? पंच तत्वों से मिलकर। पंच तत्वों से निर्मित है हमारा मनुष्य शरीर। पंच तत्व ये हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। जब हमें अपने एक और बात सुन लो कि हम कभी भी किसी से भी कम नहीं हैं। इतना सुन लो ध्यान से, क्योंकि जब ये पंच तत्व हैं हमारे शरीर में और जब हमने अपनी शक्तियों को जान लिया, समझ लीजिए हम बन गए शक्तिमान। हाँ हाँ, वही शक्तिमान शक्तिमान। तो यहां पर जितने भी हम प्रकृति के निकट रहेंगे, जितना हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, उतने हम शक्तिवान कहलाएंगे, उतने हम शक्ति से भरपूर रहेंगे। जितना हम प्रकृति के साथ शत्रुता भरा व्यवहार करेंगे, उतने ही हमारी शक्ति क्षीण होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी। तो जब, एक और बात मैं बता दूं, जब हम सुबह उठते हैं, बिस्तर को त्यागते हैं, तो बेटा धरती को नमन कीजिए। ये हमारे माता पिता, हमारे अपने बुजुर्ग भी कहते हैं कि उठकर धरती को नमन करो। आपका क्या जरूरत है? ठीक है, कोई जरूरत नहीं। यदि आप उसको प्रणाम कर लोगे तो आपका क्या जा रहा है? कुछ नहीं ना। सच्चे मन से बस नमन करो। परम पिता आकाश को धन्यवाद दो कि उसने आपको थामे रखा है। ठीक है, ये जो पंच तत्व हैं उन्हीं से मिलकर हमारा शरीर बना है। एक के अभाव से हम झुलस जाते हैं, एक का भी अभाव। क्या आपको पता है पृथ्वी क्या भूमिका निभाती है? सहनशीलता। हमारे मन में जो सहनशीलता है पृथ्वी की तरह है। आकाश विशालता, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं। यहां से जहां तक आप देखोगे आकाश ही आकाश नजर आएगा। तो हम में शक्तियां अपार हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं। जल, शीतलता, हमें अपने स्वभाव में शीतलता रखनी है। वायु हमारे मन पर नियंत्रण रखता है कि जिस, कहते हैं ना कि जिस तरफ की हवा चलती है सुगंध उसी ओर जाती है। तो हमें अपने मन को अपने वश में रखना है ताकि सभी शक्तियां हमारे अंदर रहें और हम अपने मन को कंट्रोल कर सकें। अग्नि
तेज। मजाल है किसी का जो हमारी तरफ टेढ़ी नजर से भी देख सके। जलकर भस्म हो जाता है यदि सत्य हो। आज भी कोई नहीं देख सकता, किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकता जब तक हम स्वयं ना चाहें। ठीक है, तो यहां पर बात यह है कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। आदिवासी, यदि हम बात करें छोटा नागपुर के आदिवासियों की, तो उनका जो जीवन है पूरी तरह से प्रकृतिमय है। प्रकृति में डूबे रहते हैं, प्रकृति के साथ लीन रहते हैं, तभी तो मजबूत है। क्या वो च्यवनप्राश खाते हैं? नहीं खाते ना। क्या वो ये वो दुनिया भर की चीजें नहीं, आजकल फूड पैकेट्स, ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, ये खाएंगे तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं खाते हैं। प्रकृति में रहते हैं, फल फूल, मस्त स्वस्थ स्वच्छ हवा, और फिर देखिए कितने हिष्ट पुष्ट रहते हैं। अवश्य आपने देखे होंगे, लोक नृत्य देखे होंगे, लोक गीत देखे होंगे, और जब उनके वो हैया हू ऐसे कुछ तरह के ऐसे नृत्य करते हैं वो, तो उनकी बॉडी, हमारे यहाँ जो जिम जाते होंगे ना, उनको भी उठाकर पटक देंगे। वो ऐसे रहते हैं। वो क्यों? प्रकृति के निकट रहते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति की गोद में रहते हैं, प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो वहां के जो आदिवासी हैं, भले ही वो गरीबी की जीवन जी रहे हो, अर्थात गरीबी का जीवन जी रहे हो। गरीबी किस में? गरीबी हमारी नजर से बेटा। हम धनवान किसको मानते हैं? जिसके पास पैसा हो। पैसे से कोई धनवान नहीं बनता है। व्यक्ति धनवान होता है अपने गुणों से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से और अपने व्यवहार से। ठीक है, तो ये हम अपनी दृष्टि से कह रहे हैं कि समाज में गरीब किसको माना जाता है? जिसके पास पैसा ना हो। बड़ा आदमी किसको माना जाता है? जिसके पास पैसा हो, चाहे भले ही उसका चरित्र एकदम नीचा हो, निम्न हो, चाहे भले ही उसका आचरण निंदनीय हो, चाहे भले ही उसका व्यवहार किसी के प्रति बिल्कुल भी अच्छा ना हो, लेकिन बड़े आदमी हैं वो। कैसे बड़े आदमी? वैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बिल्कुल वैसे ही बड़े होते हैं, खजूर की तरह। ना तो राहगीर को कोई छाया देते हैं, ना कोई उनके फल को तोड़कर खा पाता है। इससे अच्छा तो हम जमीन पर रहें, हम अपने आप से जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़े रहें। फिर देखिए कितने शक्तिशाली हो जाएंगे हम कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हमें कभी भी कोई हरा नहीं सकता है यदि हमने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया और ये जो पंच तत्व हैं उनको प्रणाम किया। डेली उनको दिल से बिल्कुल सच्ची भावना से नमन करना है, थैंक्स देना है ऊपर वाले को, क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारी जो सांसें हैं वही है। वो नहीं, किसी को नहीं पता कि मैं एक कदम रखूं और शायद ना रहूं, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जीने वाली हूं, ये सब उसके हाथ में है। लेकिन हमें कर्म करते जाना है, सत मार्ग पर चलना है, अच्छा व्यवहार रखना है, क्योंकि हमारे जाने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद लोग हमारे व्यवहार को याद रखते हैं, धन दौलत को कोई याद नहीं रखता है। ठीक है, तो जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है, मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। जब लेखक वहां पहुंचे तो सबके सब दिल से ऐसे, मतलब नहीं कि आंखों में उनकी में प्रेम छलकता है, आत्मा से वो सबका स्वागत करते हैं। उनके मन में कोई छल कपट, कोई द्वेष, कोई बदले की भावना नहीं। जैसे किसी को आगे बढ़ते देखा, जलन की भावना आ गई, ईर्ष्या की भावना आ गई, ये कैसे इतने आगे पहुंच गया। बस ये है एक साधारण से तुच्छ मनुष्य की पहचान। जो सबसे बेहतरीन इंसान होते हैं या जो वास्तव में सही व्यक्ति रहते हैं, वो कभी किसी से ईर्ष्या या जलन नहीं करते हैं, बिल्कुल सादगी से जीते हैं। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। मकई जानते हो ना, मक्के भुट्टे खाए होंगे आपने। मकई, ज्वार, बाजरा, ये सब खेती रहती है और पहले यही खेती ज्यादा होती थी। यदि मैं अपने बचपन की याद करूं जब गांव की, तो मक्का यहाँ कहीं जैसे घर का पीछे का थोड़ा बड़ा सा स्थान रहता है, वहां पर मक्के लगे रहते थे। मक्के के भुट्टे आम बात थी और अब भुट्टे देखने को नहीं मिलते। गेहूं की रोटियां खा खा व्यक्ति गेहूं जैसा हो गया है। ठीक है, तो वहां का जो खान पीन है वो एकदम प्रकृतिमय है, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है, कोई पीड़ा नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई दमा अस्थमा नहीं, बहुत अच्छे से जीवन जीते हैं। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। अब देखो, जल है हमारे पास, है ना, पंच तत्व में जल है।
तभी हमारे माता पिता कहते हैं कि जैसे ही उठते हैं नमन करो, अपने हाथों की हथेलियों को देखो। और एक मंत्र भी है, क्या आपको पता है? कहते हैं कर आग्रे, कर आग्रे मीन्स ये वाला जो स्थान है, हम जब उठते हैं बिल्कुल सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। मैं करती हूं इसलिए आपको बता रही हूं, ठीक है? जैसे ऐसे उठे, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य देवी सरस्वती, कल मूले प्रभु गोविंदम, कर प्रभाते दर्शनम। इस तरह से अपने आप को किया। क्या कहते हैं? कर आग्रे, कर के जो अग्रणीय भाग है उसमें कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर के आगे, कर मतलब क्या होते हैं? हाथ। कर के आगे वाले हिस्से में लक्ष्मी का वास होता है। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य, कर के बीच में अर्थात हाथों के बीच में मां सरस्वती विराजित रहती हैं। कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, कर मध्य देवी सरस्वती, कर मूले मतलब डाउन साइड, कर मूले प्रभु तू गोविंदम, कर प्रभाते दर्शनम। सबको नमन किया और फिर देखिए कितना अच्छा पूरा दिन इतना प्यारा जाता है। और शाम को सोने से पहले फिर उसको धन्यवाद कि इतना प्यारा दिवस देने के लिए, इतना अच्छा जीवन देने के लिए, इतना अच्छा दिन देने के लिए कोटि कोटि नमन। सच्चे मन से करके देखो, आपको स्वयं 1 महीने के अंतर दिखाई देगा अंतर, ठीक है? इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। पहाड़ पर पानी की है अजीब लीला है, जिसका मुकाबला ना राम लीला करे ना रास लीला। हुंडरू के जलप्रपात का जो दृश्य है, जब पानी वहां पर घूमता है या बरसता है, तो इतना अद्भुत कि उसको लेखक ने रामलीला और रासलीला से भी बढ़ चढ़कर बताया है। पानी का इस प्रकार उछलना, कूदना, धूम मचाना और उसकी आवाज जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंगाड़ रहे हों। झरना ऐसे आवाज आती है जैसे कि हाथी चिंगाड़ रहे हों। कितनी तेज आवाज आती होगी, जिससे हाथियों के चिंगाड़ने की तुलना की है। अब और क्या है? जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज कर रहे हों, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हों, या जैसे कई सहस्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार रहे हों। पहुंचने के साथ यात्री एक साथ पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी आवाज पड़ती है और अब झरना दिखने लगा। वातावरण की पवित्रता ऐसी कि मालूम होता है मानो देवलोक के समीप पहुंच गए। है क्या यह? युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है और यूं एक प्रकार से पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरकर पानी निकलता है। यूं एक प्रकार से जल की क्षमता का प्रदर्शन है जिसके सामने पत्थर भी मात है। पत्थर भी मात है मतलब उसका भी कोई बात नहीं। हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। जब हुंडरू का जलप्रपात अपनी वेग से, अपनी स्पीड से बहता है ना, पत्थरों को चीरता हुआ पत्थरों को चीरता हुआ निकलता है। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंडरू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम और बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं होती हैं और जब सब की सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती हैं, एक विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ता है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। याद रखना कि ये जो झरना है अर्थात हुंडरू का जलप्रपात है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 243 फुट। याद रखना, अभी पूछूंगी कुछ देर बाद। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाले अपनी धुनकी पर रुई धुनकर मुझे बैठा हो, ऐसा लगता है सफेद सफेद पूरी तरह से। ऐसा पानी, उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पिसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा हो। सफेद, एकदम स्वच्छ सफेद। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हो। रुई समझते हो ना? हाँ,
गल्ले को नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था। प्रतीत होता है वैसे ही, लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष में इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। ऊंचाई कितनी है? 243 फुट। ठीक है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की है लीला स्थली है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल हजारीबाग में। अब देखो झरना कैसा होगा। अब मैं इसको हटा दूं। ठीक है। अब जैसे जो झरना है, कोशिश करते हैं अपन झरना बनाने की। ठीक है बच्चों, हम कोशिश करते हैं झरना बनाने की। आहा, इतना प्यारा, इतना अच्छा। तो एक तरफ का जो पहाड़ है, एक तरफ का जो जंगल है, पर्वत है, पहाड़ है, वो कहां है? झरना एक ओर का जंगल रांची में और दूसरा है हजारीबाग। ठीक है। ये सब मानो उसका यह संदेश हो कि सबके लिए सबका कल्याण है। रांची का है ना हजारीबाग, बल्कि सबका है। बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे पत्थरों से उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। नीचे जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। लगता है पत्थर को चीरकर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिवजी की बारात शायद इस राह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पाश का प्रबंध किया। वही गुलाब पाश शाश्वत होकर अभी भी झरझर कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि शिवजी की बारात यहीं से निकली थी। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहां से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानू। पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि अब जाओ मुझसे आगे। यहां पर नदी यूं दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार झाड़ी उगाई रही हो। प्रकृति परमात्मा ने अपने हाथ से सब किया हो, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहां। सैकड़ों वर्षों में मानव के प्रयत्नों से शोभा विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। पहाड़ के ऊपर से पतली सी पगडंडी नीचे गई है और कुछ सहारे हम भी कई बार नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों की प्यास बुझाते हैं। अनिमेष अर्थात लगातार, एक टक, अपलक, बिना पलक झपकाए। यह शोभा, यह छटा और यह दृश्य, इतना बड़ा प्रपात जहां 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। 243 फुट से जब पानी नीचे गिरेगा तो वो दृश्य कैसा होगा। बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए है और यूं सरसराता हर हराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जो में पानी गिरता है बिल्कुल सफेद और यह भयंकरता भी उसमें नहीं है, वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है, जिसका धुआं ऊपर उठता रहता है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है तो कहीं हरण की तरह छलांग भरता है कहीं ऐसे घुमावदार जाता है तो कहीं उछल कर जाता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर नीचे गिरता है और जब पूरा विशाल भयंकर हो गया, उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहां चला जाए कुछ पता नहीं। अब बताइए आप कि झरने की जो गति है वो इतनी तेज कि यदि हाथी भी बीच में आ जाए तो वो कहां बह जाएगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो और क्या कहा जाए उसकी स्पीड के बारे में। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ अभाव है। हुंडरू प्रपात की भीड़ और चीजों का अभाव देखकर ख्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यवहारिक हैं। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ अभी तक कोई खाने पीने की जैसे होटल वगैरह का कोई निर्माण नहीं हुआ है। अगर किसी दूसरी जगह ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान जरूर लगा लेते,
धन्य हुंडरू, किस युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत का स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है। पाषाण मतलब पत्थर, पत्थरों को चीरता हुआ वो निरंतरता के साथ बह रहा है, अनिमेष। ठीक है, यह कह सकना असंभव है। पत्थर का अंतःस्थल जिसे पिघल कर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्यों का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना चपटी सबका अंत हो जाता। लेखक कहना चाहते हैं कि जिस तरह पत्थरों को पिघलाकर, पत्थरों को काटकर झरना बह रहा है, उसी तरह यदि मनुष्य के अंदर का छल, कपट, बैर, द्वेष बह जाता तो कितना अच्छा होता। सब सभी से प्रेम पूर्वक मिलते, किसी के प्रति किसी के मन में द्वेष की भावना नहीं रहती और भाईचारे और सद्भाव के साथ जीवन जीते। वह पत्थर है जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है। एक वह भी पत्थर है जिस पर ना जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता। ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, पिघला भी नहीं, धंसता भी नहीं, खिसकता भी नहीं। 243 फुट का यह प्रपात निराला है। कितने फुट का है बेटा? 243 फुट। सुंदरता यहाँ साकार हो गई और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। धन्य है प्रपात जिसको देखकर कभी भी जी नहीं भरता। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं। अंधे आवाज सुन लें तो प्रवाह का अंदाजा लगा लें, और बहरे प्रवाह देख लें तो आवाज का अंदाज लगा लें। यदि जो देख नहीं पा रहे हैं, कानों से समझ में आएगा कि उनकी विशालता क्या है, और साथ ही साथ यदि जिनके कान नहीं है, बहरे हैं, वो देखकर अनुमान लगा लें कितनी आवाज कितनी भयंकर होगी या कितनी अधिक होगी। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो यह हुंडरू अपनी चपलता के चलते मशहूर है। चपलता मतलब चंचलता। किंवदंती यह है कि इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है। किंवदंती मतलब समझते हो, ऐसा माना गया है। सच है या झूठ है, अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, कोई सबूत नहीं मिले हैं। किंवदंती है, ऐसा कहा गया है, सच्चाई का किसी को पता नहीं, कि यहाँ से 7 मील दूर पर एक और जलप्रपात है जो इससे कई गुना बड़ा है। वहां पर जाने का रास्ता इतना बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां के मार्ग का निर्माण करना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। जो भी हो, हुंडरू दर्शनीय है। इसकी याद भूलने की नहीं कितने दिन गुजर गए, लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मना रहा है। अब हम चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की ओर, ध्यान से सुनिए। पहला, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्या है? जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग। झरना कैसा है? बहुत सीधा साधा? अरे नहीं नहीं, देखो जरा, हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक है, मनमोहक है और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बीहड़ जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव मन मोह लेता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। हुंडरू का जलप्रपात से उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। तो हुंडरू का झरना इतना सुंदर है, वैसे ही वहां पर पहुंचने का मार्ग भी अत्यंत शोभनीय है। अब हुंडरू का झरना कैसे बना? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई भी पूछ सकता है, भैया हाँ हुंडरू का झरना हमने देखा तो, लेकिन बना कैसे? स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है। एक स्वर्ण रेखा नदी है। क्या है बेटा? स्वर्ण रेखा नदी। अब वो पहाड़ को पार करने के लिए, अब यहां पर क्या है? पहाड़, बहुत घने जंगल। ठीक है, घने जंगल मान लो कि ये बहुत बड़े पहाड़ हैं। अब नदी आ रही है और नदी आना चाहती है नीचे, तो अब क्या करेगी? पहाड़ पार करने के लिए अनेक भावों में विभक्त हो गई और पुनः एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। बह गई और फिर एक धारा में हो गई। यह है हुंडरू का झरना जो 243 फीट ऊपर से गिरता है। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बिल्कुल सही कहा है, हुंडरू झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसके आगे का दृश्य। आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी, मानो थर्मामीटर का पारा हो। थर्मामीटर के अंदर का पारा देखा है? कितना हलचल, कितना चंचल रहता है। हाथ में लो तो थमता नहीं है, टिकता नहीं है।
नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार, उस पर झाड़ी, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है, स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंड्रू के झरने के आगे का दृश्य। प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रश्न को ध्यान से सुन लो। जैसे कोई भी यात्रा वृत्तांत है, उसको रोचक बनाने के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम कुछ लिखना चाहते हैं, खास तौर से यात्रा वृत्तांत, तो उसमें कौन कौन सी बातों को शामिल करना चाहिए जिससे वो रोचक बन जाए। रोचक अर्थात इंटरेस्टिंग। प्रस्तुत पाठ हुंड्रू का जलप्रपात एक यात्रा वृत्तांत है। क्या आपको मजा आया? गए थे आप लेखक के साथ? मतलब हम सब लोग गए थे लेखक के साथ। कहां? रांची से 27 मील की दूरी पर हुंड्रू का जलप्रपात। वहां का रास्ता और भी अधिक मनोरम। तो प्रस्तुत पाठ हुंड्रू का जलप्रपात एक यात्रा वृत्तांत है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहां के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य होता है। क्या क्या अनिवार्य होता है बेटा? देखो, वहां की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन, जैसे कि हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। यहां पर एक दृश्य का वर्णन दो तरह से किया गया है। कौन सा? हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। एक दृश्य का वर्णन कई तरह से। हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है, कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। हुंड्रू का पानी चक्कर काट कर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगा? तो हुंड्रू का पानी चक्कर काटता, छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है, सबसे अच्छा लगा है। उपरोक्त दोनों कथनों में मुझे पहला वाला कथन सबसे अच्छा लगा, क्योंकि प्रथम कथन में विशेष और विशेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में सिर्फ विशेषण है। प्रथम कथन अलंकार पूर्ण है, उसमें उपमा अलंकार का समावेश है, जैसे सांप की तरह चक्कर काटना, हिरण की तरह छलांग लगाना। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाकर भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। सच में जितनी ऊर्जा, जितनी एनर्जी मुझे स्कूल में या आपके सामने प्राप्त होती है, उतनी संभवतः कभी नहीं होती। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर, आपको पढ़ाकर। मैं चाहती हूं कि आप कमेंट करके बताएं कि और क्या पढ़ना आप चाहते हैं, कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कीजिए ताकि वे भी पढ़ सकें कक्षा 8वीं की हिंदी मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच।